एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, उसकी जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था, यूनिट लिया था, उसमें हमने बात करी थी कि हमें इस यूनिट को समझने के लिए 2-3 जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। जिसमें कि हमारी साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन की जो रिफ्लेक्ट में आती है, यानी कि उसके अगेंस्ट में विरोध में जो आती है, वो नेहरू रिपोर्ट होती है। और नेहरू रिपोर्ट के साथ जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है बारडोली सत्याग्रह। इन तीनों ही चीजों को हमें समझना इस यूनिट को समझने के लिए जरूरी है। जिस तरीके से हमने बात करी थी, तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसके लिए आपको पार्ट 1 भी देखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं शुरू में साइमन कमीशन की 1927 में। अब साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। पहली बात तो इसकी जो डेट है उसी में छुपा हुआ है। इससे पहले जो हमारा एक्ट आया था, वो कब आया था? 1919 में। ठीक है। अब इस एक्ट को सबसे महत्वपूर्ण ये एक्ट क्यों था? पहली बात ये थी कि हम इसमें ये बोला गया था कि हम भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देंगे। ठीक है। और दूसरे जो था कि हर 10 साल में जो एक्ट है, उसे ये देखा जाता है कि एक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, इसका संचालन सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा, भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये कौन कौन सी नीतियों में कमियां हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जब आप एक्ट 2 साल पहले लेकर आ रहे हो, तो जो सुधार की जो संभावनाएं है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर कोई जो एक्ट है, ठीक है, उसमें कमियां है, तो उन कमियों को हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे 2 साल के अंतराल में। और वही चीज अगर आपने लागू कर दी, तो 1927 तक वही जो कमियों के साथ एक्ट है वो चलता रहेगा। तो इन कमियों को दूर करने के लिए और अच्छे तरीके से इंप्रूव करने के लिए जरूरी था कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर में काम करें। तो 1929 में एक्ट आना था, लेकिन उससे 2 साल पहले आ जाता है। पहला सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था। अब दूसरा जो कारण था, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है, वो यही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था आप लेकर आ रहे हो, जिन लोगों के लिए लेकर आ रहे हो, यानी कि भारतीयों के लिए, भारतीय नेताओं को ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके से योगदान देखने के लिए मिला गया। यहाँ तक कि जितने भी साइमन कमीशन के मेंबर्स थे, वो सभी कौन थे? वो सभी एटली हो गए, कर्नल हो गए, ठीक है, जॉर्ज हो गए, एडवर्ड हो गए, ये सभी अंग्रेज थे। ठीक है, ये सभी ब्रिटिशर्स थे। तो भारतीयों का यहाँ पर विरोध करना लाजमी है कि जब आप 1919 के एक्ट में ये बात बोल रहे हैं कि आप भारतीयों को जगह देंगे, आप भारतीयों को केंद्र में जगह देंगे, आप भारतीयों को उनकी जो व्यवस्था है उनमें आगे बढ़ाएंगे, और उन्हीं व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि कमीशन में उनकी राय भी आपके लिए अहमियत नहीं रखती है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो 1927 में मद्रास में जो मद्रास में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, इसमें ये कांग्रेस डिसाइड करती है कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। इस टाइम पीरियड में अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? एमएन अंसारी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार का किस कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में डिसाइड किया गया था कि साइमन कमीशन का आप बहिष्कार करेंगे 1927 में। और दूसरा कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर अध्यक्ष एमएन अंसारी थे। अब इसका किसने सपोर्ट करा इस डिसीजन का, और कौन कौन इसका विरोध गया, ये भी आपको समझना है कि हिंदू महासभा जो है इसका बहिष्कार का समर्थन कर दिया। लेकिन मद्रास की जो जस्टिस पार्टी है, ठीक है, पंजाब की जो पार्टी है, इसी तरीके से अछूत फेडरेशन जो है, या फिर मुस्लिम लीग जो है, वो साइमन कमीशन का समर्थन करती है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध करने वाली कौन सी पार्टी थी, या फिर साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली कौन सी पार्टी थी। अब दूसरा, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, और इसी समय पे लाला लाजपत राय को इस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है यहाँ पर, यानी कि और उनमें इतनी ज्यादा उन्हें परेशानी सहनी पड़ी कि इसी के बाद उनकी हत्या यहाँ पर हुई। और लाला लाजपत राय ने यहाँ पर जो शब्द कहे थे कि मेरे ऊपर जो लाठियों को प्रहार किया गया है, एक दिन यही ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी कील साबित होगा। तो कई बार आपसे जो एग्जाम्स है वो आपको कोटेशन दे देता है, तो ये सवाल करता है, प्रश्न करता है कि किसने कहे हैं, ये कौन से टाइम पीरियड के लिए कहे हैं, कौन सा मूवमेंट चल रहा था उसके लिए कहे हैं। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो शब्द है वो कहे गए हैं, किसने कहे हैं? लाला लाजपत राय ने कहे हैं। किस समय पर कहे हैं? साइमन कमीशन का जो विरोध था उसके समय पर कहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1928 और 29 के बीच कमीशन
ने भारत में 2 बार यात्रा करी। अब इसको आप याद रखेंगे, जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट देती उससे पहले ही नेहरू रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक, तो 2 बार यहाँ पर यात्रा करी और मई 1930 में अपनी जो रिपोर्ट है वो लेकर आए। तो 1927 में इसकी बात हुई और रिपोर्ट कब लेकर आए, मई 1930 में ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। और सर शिव स्वामी अय्यर ने इस रिपोर्ट को क्या कहा, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक से बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोटेशंस कि किसने ये वर्डिंग्स थे या फिर किस एक्ट के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के लिए कि ये रद्दी में फेंकने लायक रिपोर्ट है। अब साइमन कमीशन का प्रतिवेदन यानी क्या क्या चीजें इसमें शामिल थी। पहले तो आप यहाँ पर बात की जाएगी संघीय संविधान यहाँ पर लिया गया था। संघीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पर पावर ऑफ डिवीजन होता है, यानी कि जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को बांट दिया जाता है। लेकिन केंद्र में यहाँ पर जो थी वो कौन था, ब्रिटिशर्स थे, और भारतीयों को केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व नहीं दिया गया है। यानी जिन लोगों पर आपको राज करना है, जिनकी आपको व्यवस्था चलानी है, उनकी राय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती। ये सबसे पहली चीज आपको दिखाई देता है कि आप पावर ऑफ डिवीजन की बात कर रहे हो, लेकिन उस डिवीजन ऑफ पावर में भी आप भारतीयों को जगह नहीं देना चाहते और कोई भी यहाँ पर उत्तरदायित्व यहाँ पर नहीं दिया गया। अब दूसरी क्या महत्वपूर्ण चीज थी कि उच्च न्यायालय जो है सरकार की नियंत्रण में कर दिया गया, यानी कि पावर ऑफ डिवीजन का या फिर जो शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें क्या महत्वपूर्ण है कि जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, काम करेगा। लेकिन जब आप उसे भी सरकार के नियंत्रण में कर देते हो तो न्याय व्यवस्था स्वयं में न्यायिक नहीं रहती है। तो और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि मताधिकार का जो विस्तार है वो 2.8% से बढ़ाकर 10 से 15% तक यहाँ पर कर दिया गया था। और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनरीक्षण यानी कि जो एनालाइज करने वाले जो बिंदु था कि हमने एक एक्ट लेकर आए, 10 साल के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे कि वो एक्ट ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे यहाँ पर आके खत्म कर दिया था। और भारत का संविधान एक लचीला संविधान बना दिया था। लचीला संविधान क्या होता है कि जो संविधान स्वयं में विकसित होता है या फिर उसे बहुत आसानी के साथ उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लचीला जो संविधान है उसे बनाया गया कि ये स्वयं में विकसित होगा। तो ये साइमन कमीशन था। आई होप कि आपको कारण समझ आया होगा। कारण था कि 1927 में 2 साल पूर्व ही साइमन कमीशन को लेकर आया गया। दूसरा कारण था कि इसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था, जो कि विरोध किया गया। अब नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। आपको ये याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में जो है किसके अगेंस्ट में आती है, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में आती है कि जब भारतीयों को जो क्रिकेट हेड है वो ये चैलेंज देते हैं, जब भारतीय बात बोलते हैं कि हम साइमन कमीशन से संतुष्ट नहीं है, हमारे सामने हम ये समस्याएं देख रहे हैं और हमें इनका समाधान चाहिए। तो क्रिकेट हेड ये बात बोलते हैं कि आप खुद एक ऐसा संविधान बनाइए जिसमें कोई समस्याएं ना हो। यानी कि उन्हें भारतीयों को चैलेंज दिया जा सकता है कि अगर आप इतने कैपेबल हैं, हमें नहीं लगता कि आप कैपेबल हैं, इस वजह से हम किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर योगदान देने योग्य नहीं मानते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तो आप भारतीय दलों को हम चुनौती देते हैं कि सर्वसम्मति यानी कि सभी उस चीज से एग्री हो, ऐसा आप संविधान प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फरवरी 1928 में वो जो भारतीय नेता है इस चुनौती का स्वीकार कर लेते हैं। और 28 फरवरी 1928 में दिल्ली में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 बंबई में कांग्रेस की बैठक हुई और मोतीलाल नेहरू इसके नेतृत्व में काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसे हैंडल कौन कर रहा है, मोतीलाल नेहरू। एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस का जब रिजल्ट आता है यानी कि नेहरू रिपोर्ट बन जाती है तो उन्हीं के जो पुत्र है नेहरू जी वो यहाँ पर उसका विरोध करते हैं। अब विरोध का क्या कारण रहता है वो भी हम आगे बात करेंगे। अब ये जो कमेटी बनती है संविधान बनाने के लिए उसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन उसका सदस्य होता है, तेज बहादुर होते हैं, ठीक है, एसएस अरे यहाँ पर होते हैं और सुभाष चंद्र बोस, सरदार
सरदार सिंह यहाँ पर ये सब मेंबर्स होते हैं और इस कमेटी को बनाया जाता है और संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब जिन्ना ने 1927 में दिल्ली की घोषणा करी, लेकिन इसका विरोध कौन करता है? हिंदू सांप्रदायिक जो दल है वो इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और कौन इसी वजह से अब कोई भी सांप्रदायिकता जब हमें देखने के लिए मिलती है तो कांग्रेस पीछे हटता है और वो कहता है कि हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। अगस्त 1928 में नेहरू जो है वो रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट लास्टली कब बनती है? अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। जो कमेटी है वो कब बनती है? वो 28 फरवरी 1928 में जो बनती है कमेटी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू जो है इसके मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको कुछ जो बिंदु है वो याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में किसके विरोध में आई थी? साइमन कमीशन के विरोध में आई थी। कब समिति बनती है, कमेटी बनती है? 28 फरवरी 1928 में कमेटी बनती है। किसकी अध्यक्षता में बनती है? अध्यक्ष यहाँ पर कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू होते हैं और 8 सदस्य इसमें शामिल होते हैं समिति में। और कब यह पेश की जाती है? अंतिम रूप कब दिया जाता है इसे? अगस्त 1928 में इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के आगे फिर इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से रहते हैं। नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु रहते हैं सबसे पहला कि एक उत्तरदायी सरकार, मतलब कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। फिर दो सदनात्मक व्यवस्था आपकी होनी चाहिए कि यहाँ पर 2 सदन हो, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं उसका संचालन ठीक से हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव है कि फंडामेंटल राइट्स, लोगों के जो जीने का अधिकार है, ठीक है, तो ये सारे जो अधिकार है वो इस चीज में प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों का गठन जो है भाषाई आधार पर किया जाए। देखिए, प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में 1928 में ये रख दिया गया। लेकिन आप आगे जाकर देखेंगे कि प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर हो या ना हो, ये एक बहुत वाद विवाद का मुद्दा बना रहा, बहुत बड़ा डिबेट पॉइंट ये बना रहा और लास्ट में बहुत इसका कंक्लूजन निकलता है। फिर उसके बाद जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र को दे देनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डिमांड करी थी वो किसकी डिमांड करी थी कि सिंध को बंबई से अलग कर एक अलग प्रांत बना दिया है जाए, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में शर्त रखी गई कि वो कब एक्सेप्ट किया जाएगा? जब भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है डोमिनियन स्टेटस की बात भी यहाँ पर लाजमी रूप से की गई और यही सबसे बड़ा कारण था कि आगे जो है नेहरू जी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वो क्या चाह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होने चाहते हैं। फिर उसके बाद संयुक्त निर्वाचन मंडल और प्रांतीय स्वायत्तता, ये सब इसके मुख्य बिंदु यहाँ पर थे। अब बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, जो मेन जो चीजें थी इन दोनों की हो चुकी है। अब बारडोली सत्याग्रह पर हम आते हैं। बारडोली सत्याग्रह 1928 में ही चलता है, जो कि साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की जो व्यवस्था चल रही होती है उसी के टाइम पीरियड में चल रहा होता है। मोतीलाल नेहरू चाहते हैं कि जो गांधी जी है वो साइमन कमीशन को सपोर्ट करें। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो पेश करते हैं मोतीलाल नेहरू, वो चाहते हैं कि उसका सपोर्ट किया जाए, क्योंकि स्वयं में वो एक विरोध का कारण बनी हुई थी कि कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य स्वयं में उसका विरोध कर रहे थे। वो बात कह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी जो पार्टीज थी, जैसे कि जिन्ना की जो पार्टी थी वो भी विरोध कर रही थी। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को भी बहुत सारे विरोध के कारण देखने को मिल रहे थे। अब जब कारण देखने के लिए मिल रहे थे तो मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि जो गांधी जी है वो इसका सपोर्ट करे। लेकिन गांधी जी को लगता था, या फिर यहाँ पर कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट में यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में 2 तरीके से शामिल हो सकती थी। पहला तरीका तो ये था कि नेहरू जो रिपोर्ट है उसका समर्थन करे, साइमन कमीशन का विरोध करे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो बारडोली सत्याग्रह थी कि असंयुक्त आंदोलन जिसे सबसे ज्यादा गांधी जी ने सपोर्ट करा, या फिर अहिंसा का जो
कॉन्सेप्ट है जो कि गांधी जी लेकर आए और उसे सपोर्ट किया, वो बारदोली में देखने के लिए मिलता था। जो वहां के जो नेता थे जो कि गांधी जी को मानते थे, वो उस सत्याग्रह और आंदोलन को चला रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए किसे चुना? बारदोली सत्याग्रह के लिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मानना यह था कि अंग्रेज आपको आजादी दे देंगे, उससे आपको आजादी नहीं मिलेगी। आपको आजादी कब मिलेगी? जब आपके जो खुद के लोग हैं, जो आपकी खुद की जनता है, वो उस आपको सपोर्ट करे, वो लेकर आए, ठीक है, या फिर वो आंदोलन से जुड़े। तो बारदोली सत्याग्रह में उनकी जितनी भी शर्तें थी, अहिंसा वाली भी, लोगों से जुड़ने वाली भी, निम्न जाति को लेकर आने वाली भी, वो सब यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। तो 1928 में जो सूरत जिले है, यहाँ बारदोली तालुका में गांधीवादी आंदोलन को उल्लेखनीय सफलता मिलती है। यहाँ पर नेता कौन थे? एक तो कुंवर जी मेहता थे, ठीक है, और कल्याण जी मेहता थे। इन्हें मेहता बंधु भी कहा जाता है, जो कि गांधी जी के अनुयायी थे और 1922 से ही यहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहा था। तो ऐसा नहीं है 1928 में एकदम कोई ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आंदोलन उभर जाता है। पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन देखने के लिए मिल रहे थे। अब वो आंदोलन क्यों हो रहे थे 1922 से? कि यहाँ पर जो हाली प्रथा थी, हाली प्रथा क्या होती थी कि पुश्तैनी, जो उच्च जातियों के आपके यहाँ पुश्तैनी मजदूर होते थे, कि अगर मेरे पिताजी काम कर रहे हैं तो मेरा जो बेटा है वो भी मजदूर यहाँ पर बनेगा। इसी के विरोध में ये चल रहे होते थे। और कौन कर रहा होता था? एक तो कुणबी पाटीदार जो जातियां थी वो भी कर रही होती थी। और इसकी जो एक विशेषता यहाँ पर है वो ये थी कि सिर्फ बड़ी जातियां ही नहीं बल्कि जनजातियां और जो निम्न जाति है, निम्न जाति के जो अछूत है, वो भी इस जो आंदोलन है 1922 से जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक राष्ट्रीय आंदोलन की डिमांड क्या होती है? राष्ट्रीय आंदोलन कब चलता है या फिर महत्वपूर्ण कब होता है? जब जो निम्न जाति है या फिर जो ऐसा तबका है जो समाज से हटा दिया गया है, उस तबके को वापस लेकर आया जाता है, जोड़ा जाता है, वो अपनी भागीदारी देता है, तभी एक राष्ट्रीय आंदोलन बनता है। गांधी जी को एक राष्ट्रीय आंदोलन निर्माता क्यों कहा जाता है? क्या उससे पहले कभी आंदोलन नहीं चल रहे थे? हम देखते हैं 1857 का भी आंदोलन होता है, उससे पहले भी जनजातीय आंदोलन चल रहे होते हैं, किसान आंदोलन टाइम टू टाइम चल रहे होते हैं। लेकिन इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो यही होती है कि जो निम्न जाति होती है, जिन्हें अछूत कहकर जो तिरस्कार कर दिया गया होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन गांधी जी एक ऐसा आंदोलन लेकर आते हैं जहाँ पे निम्न जातियां भी पार्टिसिपेट कर रही होती है, महिलाएं भी अपना योगदान दे रही होती है। इसी वजह से एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होता है और वहां पर स्वतंत्रता मिल पाती है। तो गांधी जी का ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो गांधी जी को मानने वाले, क्योंकि यहाँ पर कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता थे, तो वो भी इसी जो मुद्दे थे, इसी जो कॉन्सेप्ट थे, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे थे। अब बंबई सरकार ने जब यहाँ पर जो कृषि व्यवस्था थी, वहां पर कितना आपको टैक्स देना है, वो भी चेंजेस हो रहे थे। तो बंबई सरकार ने, जिनके गवर्नर कौन थे? लेस्ली विल्सन थे, कि कपास की खेती जो कीमतें हैं उसमें गिरावट के बावजूद भी, मतलब कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है किसानों को, उसके बावजूद भी 28% की घोषणा, वृद्धि की घोषणा करी। कई जगह ये 28% है और कई जगह ये 30% भी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 30% यहाँ पर लिख दिया जाए तो या तो 22% बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ा दिया गया। और इस कंडीशन को देखते हुए मेहता बंधुओं ने, जो कि कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता थे, लगान अदायगी रोक, ठीक है, कि लगान हम नहीं देंगे, इसके लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। और किससे इनवाइट करते हैं? वो वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर वो आमंत्रित करते हैं। अब ये आंदोलन चलता है 4 फरवरी 1928 को, जब पटेल जी आते हैं और इसका नेतृत्व संभालते हैं। यही वो समय रहता है, यानी बारडोली सत्याग्रह ही वो आंदोलन का समय रहता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। यानी जो भीड़ है वो चीख कर बोलती है कि आप ही हमारे सरदार हैं। इसी वजह से जो वल्लभ भाई पटेल है उन्हें सरदार की यहाँ पर उपाधि दी जाती है, जो कि महिलाएं यहाँ पर उपाधि दे रही होती है। अब कांग्रेस के नरमपंथी जो गुट होते हैं वो इसके जांच कमेटी की बात करते हैं कि आप एक बार जांच कीजिए कि क्या 22% जो आप वृद्धि की यहाँ पर बात कर रही है सरकार, वो औचित्य है उसका या नहीं है, वो न्यायिक है या नहीं है। तो जो नरमपंथी गुट के जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी होती है, उसके माध्यम से किसानों की जो मांग है उसकी जांच करवाई जाती है। यानी कि वो देखा जाता है कि कपास की जो फसलें है उसमें इतना मुनाफा, ये लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा,
कि जिसके आधार पर इतनी ज्यादा जो वृद्धि की जा सके। और इस आंदोलन में, बारदौली किसान आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद के भारतीय जो नेता है वो त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से जो कांग्रेस है वो अपना योगदान दे रही होती है, 3 तरीके से यहाँ तक कि पहला तो जो है पटेल वो स्वयं में आ रहे होते हैं, ठीक है, जनता के बीच में। दूसरा कि जो कमेटी है वो बनाई जा रही थी, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है उसके माध्यम से जांच की बात की गई। और तीसरा जो है जो बंबई, यानी कि बंबई सरकार ने ही क्योंकि ये बात कही थी, तो बंबई विधान परिषद में जो भारतीय जो मेंबर होते हैं, इंडियन जो मेंबर होते हैं, भारतीय जो नेता होते हैं, वो त्याग पत्र दे देते हैं। अब सरकार ने बूनफ्लेड तथा मैक्सवेल को बारदौली मामले की जांच का आदेश दिया कि आप इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, आप एक बार जांच करें, कि ये जांच करें और ये पता लगाएं कि इस आंदोलन की क्या वजह है, या फिर जो किसान जो डिमांड कर रहे हैं, किसान जिस चीज की बात कर रहे हैं वो जायज है या नहीं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया गया कि 22% का जो लगान है उसे घटाकर 6% कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली जो कृषक आंदोलन है वो सफलतापूर्वक समाप्त होता है। तो इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लोगों की भागीदारी थी वो अहिंसक है। जैसे कि चौरी चौरा हत्याकांड के समय क्या हुआ था कि इतना बड़ा जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में एक जो घटना ऐसी आई जिसकी वजह से जो आंदोलन है वो पूरा गिर जाता है। लेकिन बारदौली सत्याग्रह में जो लोग हैं उन्होंने जो निर्णय लिया था कि हमें अदायगी नहीं करनी है, और जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उसके अत्याचारों के बावजूद भी लोग अहिंसक ही रहते हैं, हिंसा पर नहीं उतरते। तो यहाँ पर गांधी जी को एहसास होता है कि हाँ, अब जो भारत है वो एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हो चुका है जहां पर हिंसा ना हो या फिर अहिंसक वातावरण किया जा सके। इसी वजह से जो गांधी जी है उस आंदोलन की सफलता के बाद कहते हैं कि बारदौली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, ये स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर प्रयास हमें स्वराज के करीब पहुंचा सकेगा। बारदौली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और 1927 में काली पराज के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने काली पराजू को रानी पराज की उपाधि दी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी पराज की उपाधि कब दी गई थी? 1927 में। किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना